हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लेसन नंबर 9 के अंतर्गत एंजाइम की परिभाषा, एंजाइम का इतिहास तथा एंजाइम की संरचना के बारे में अध्ययन किया था। आज हम एंजाइमों के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। इस लेसन के जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एंजाइमों के विशिष्ट गुण। तो एंजाइमों के विशिष्ट गुणों के अंतर्गत प्रश्न है प्रोटीन प्रकृति। देखिएगा सभी एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं। देखो एंजाइम प्रकृति के अंतर्गत हमने देखा कि सभी एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, लेकिन सभी जो प्रोटीन है वो एंजाइम नहीं हो सकती। अर्थात जो एंजाइम है ये एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के अणु होते हैं, लेकिन हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि अपवाद भी है एक, और अपवाद है राइबोजाइम। तो जो राइबोजाइम एंजाइम है यह एंजाइम है, लेकिन ये प्रोटीन प्रकृति का नहीं होता है। अभी तो हमने वहां देखा कि यह क्या है, आरएनए होता है, आरएनए। सेकंड देखिएगा बेटा, एंजाइम जो है वो जटिल अणु होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? जटिल अणु होते हैं। तीसरी विशेषता इसकी कोलोइड प्रकृति। तो देखो जो सभी एंजाइम है, सभी एंजाइम कोलोइड प्रकृति के होते हैं। तो सभी एंजाइम कैसे होते हैं बेटा? कोलोइड प्रकृति के होते हैं, अर्थात इनका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया को ये शीघ्र संपन्न कर देते हैं, क्योंकि ये जो क्रियाकारक है उनके लिए अधिक सतह उपलब्ध है। चौथा है बृहद आकार। तो एंजाइमों के विशिष्ट गुण के अंतर्गत इनका चौथा गुण है बृहद आकार, अर्थात जो एंजाइम है इन एंजाइमों का आकार बड़ा होता है, और एंजाइमों का आकार बड़ा होने के कारण इनकी जो सूक्ष्म मात्रा है उस सूक्ष्म मात्रा में भी अभिक्रिया शीघ्र संपन्न हो जाती है। तो इनका आकार बड़ा होने के कारण एंजाइम की सूक्ष्म मात्रा में अभिक्रिया शीघ्र संपन्न हो जाती है। नेक्स्ट का अगला गुण है उभयधर्मी प्रकृति।
देखो यहाँ पर उभयधर्मी प्रकृति का मतलब है कि जो एंजाइम है ये एंजाइम उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। इसका मतलब ये अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के क्रियाधारों दोनों प्रकार के क्रियाधारों पर क्रिया करते हैं। तो एंजाइम की उभयधर्मी प्रवृत्ति होती है, अर्थात ये एंथोडेल नेचर के होते हैं। इसका मतलब ये है कि अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के जो सबस्ट्रेट है क्रियाधार है, इन दोनों प्रकार के क्रियाधारों पर ये क्रिया करने में सक्षम होते हैं। एंजाइमों का अवलंबन है बेटा, एंजाइम इष्टता देखो एंजाइम इष्टता से मतलब है कि जो एंजाइम है ये एंजाइम विशिष्टता पीएच व क्रियाधारों की इष्टतम सांद्रता पर क्रियाशील होती है। तो देखिएगा एंजाइमों का अवलंबन है एंजाइम इष्टता। यहाँ पर एंजाइम इष्टता से तात्पर्य है कि जो एंजाइम है वो विशिष्टता पीएच तथा जो क्रियाधारों की इष्टतम सांद्रता है उस पर ये क्या करते हैं, क्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा अगला गुण है एंजाइम संदमन या निरोधन। तो एंजाइम संदमन या निरोधन से तात्पर्य है कि जो एंजाइम है ये एंजाइम कुछ रासायनिक पदार्थों के द्वारा संदमित होते हैं। क्या हो जाते हैं, संदमित होते हैं। अर्थात जो एंजाइम है इन एंजाइमों की क्रियाशीलता को विशिष्ट रसायनों के द्वारा कम किया जा सकता है अथवा रोका जा सकता है, तो वो कहलाता है एंजाइम संदमन। एंजाइमों की विशेषता के अंतर्गत नेक्स्ट है एंजाइम विशिष्टता। देखो एंजाइम विशिष्टता का मतलब होता है कि जो एंजाइम है वो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रति विशिष्ट होते हैं। और एंजाइम विशिष्टता 4 प्रकार की होती है। पहला प्रकार है इसका फर्स्ट निरपेक्ष विशिष्टता। निरपेक्ष विशिष्टता। देखो निरपेक्ष विशिष्टता का मतलब होता है कि जो एंजाइम है ये एंजाइम जो विशिष्ट अभिक्रिया है उस विशिष्ट अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करते हैं। अर्थात जो एंजाइम है
विशिष्ट रासायनिक अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करते हैं। जैसे यूरिएज एंजाइम यूरिया का जल अपघटन। देखिएगा बेटा, निरपेक्ष विशिष्टता से तात्पर्य है कि जो एंजाइम है ये एंजाइम विशिष्ट रासायनिक अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करते हैं। अर्थात फॉर एग्जांपल जैसे यूरिया एंजाइम है वो केवल जो यूरिया है उस यूरिया के जल अपघटन में ही प्रयुक्त होता है। अर्थात जो एंजाइम है वो विशिष्ट रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। दूसरी विशिष्टता है सेकेंड समूह विशिष्टता। समूह विशिष्टता का मतलब होता है कि एंजाइम क्रियाधारों के विशिष्ट समूह पर क्रिया करते हैं। जैसे हेक्सोकाइनेज देखो एंजाइमों की विशिष्टता के अंतर्गत सेकंड है समूह विशिष्टता। तो एंजाइमों की विशिष्टता में अगला विशिष्ट गुण है समूह विशिष्टता। समूह विशिष्टता से तात्पर्य यह है कि जो एंजाइम है ये एंजाइम क्रियाधारों के विशिष्ट समूह पर ही क्रिया करते हैं। अर्थात क्रियाधारों के जो विशिष्ट समूह हैं उन समूह के लिए विशिष्ट एंजाइम होते हैं और वो उन पर क्रिया करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, यह है हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो हेक्सोज शर्कराएं होती हैं इन हेक्सोज शर्कराओं के जल अपघटन का कार्य करते हैं। तो ये हो गई समूह विशिष्टता। तो एंजाइम विशिष्टता के अंतर्गत थर्ड गुण है तीसरा बंध विशिष्टता। बंध विशिष्टता से तात्पर्य है कि जो एंजाइम है वो क्रियाधारों के विशिष्ट बंध पर ही क्रिया करते हैं। जैसे राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम ये पिरिमिडीन क्षारक पिरिमिडीन के 3 प्राइम से पर उपस्थित फास्फो
पर क्रिया। देखो एंजाइम विशिष्टता के अंतर्गत तीसरे प्रकार का विशिष्टता है बंध विशिष्टता। बंध विशिष्टता से तात्पर्य है कि जो एंजाइम है ये एंजाइम क्रियाधारों के विशिष्ट बंध पर ही क्रिया करते हैं। जैसे राइबोन्यूक्लिक एंजाइम है, यह राइबोन्यूक्लिक एंजाइम पिरिमिडीन जो क्षारक है उसके पिरिमिडीन के थ्रिडेज सिरे पर उपस्थित जो फास्फोडाइएस्टर बंध है उस पर क्या करेगा, क्रिया करता है। तो ये क्रियाधारों के विशिष्ट बंधों पर ही क्रिया करते हैं। इसका मतलब एंजाइमों में बंध विशिष्टता पाई जाती है। चौथा विशिष्टता के अंतर्गत है फोर्थ त्रिविम विशिष्टता। त्रिविम विशिष्टता और त्रिविम विशिष्टता से मतलब है कि जो एंजाइम है वो क्रियाधारों के त्रिविम समांगियों पर क्रिया करता है। क्रियाधारों के त्रिविम समांगियों पर क्रिया करता है। तो देखो नेक्स्ट विशिष्टता है इसकी त्रिविम विशिष्टता। इसका मतलब कि जो एंजाइम है वो क्रियाधारों के जो त्रिविम समांगी हैं उन त्रिविम समांगियों पर ही क्रिया करते हैं। तो ये थे एंजाइमों के कुछ विशिष्ट गुण। नेक्स्ट देखो बेटा, इस लेसन के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक है एंजाइमों का नामकरण। देखो एंजाइमों का जो नामकरण किया जाता है वो सामान्यतया क्रियाधार के प्रकार एवं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पर निर्भर करता है। तो एंजाइमों का जो नामकरण है वो सामान्यतया क्रियाधार और जो जिस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होगी, ठीक है, उसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर इनका नामकरण किया गया है। अर्थात जो एंजाइम है वो किस प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं उसके प्रकार के आधार पर तथा उसमें क्रियाधार कौन सा प्रयुक्त हो रहा है उसके आधार पर ही इनका नामकरण किया जाता है। जैसे देखो जो नामकरण किया जाता है उस नामकरण के कुछ नियम हैं। नामकरण के नियम और नियमों में पहला है एंजाइम जिस क्रियाधार पर क्रिया करते हैं उस क्रियाधार
के नाम के अंत में एक जोड़ देते हैं। देखो एंजाइम नामकरण का पहले नियम हमने बताया कि एंजाइम जिस क्रियाधार पर क्रिया करते हैं उस क्रियाधार के नाम के अंत में कौन सा शब्द जोड़ देते हैं बेटा? एज शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे कि ये एंजाइम है, यह एंजाइम इस क्रियाधार पर क्रिया करता है, ठीक है। तो एंजाइम जिस क्रियाधार पर क्रिया करते हैं उस क्रियाधार के नाम के अंत में एज शब्द जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बोहाइड्रेट या शर्करा यानी कि सुक्रोज, इस पर क्रिया करने वाला एंजाइम होगा सुक्रेज। जैसे क्रियाधार है माल्टोज, माल्टोज पर क्रिया करने वाला एंजाइम हो जाएगा माल्टेज। नेक्स्ट है जैसे कि वसा या लिपिड, उस पर क्रिया करने वाला एंजाइम हो जाएगा लाइपेज। इसी प्रकार प्रोटीन है, प्रोटीन पर क्रिया करने वाला एंजाइम हो जाएगा प्रोटीएज। तो देखिएगा नामकरण का पहला नियम हमने बताया कि एंजाइम जिस सबस्ट्रेट पर यानी कि क्रियाधार पर क्रिया करते हैं उस क्रियाधार के नाम के अंत में एज शब्द जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर क्रियाधार है बेटा कार्बोहाइड्रेट या शर्करा यानी कि सुक्रोज, ठीक है। तो इसे कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करने वाला एंजाइम हो जाएगा सुक्रेज, मतलब सुक्रोज में क्या लगा दिया? एक तो सुक्रेज। यहाँ पर देखो माल्टोज क्रियाधार है, इस माल्टोज पर क्रिया करने वाला एंजाइम हो जाएगा माल्टेज। तो यहाँ पर जो क्रियाधार है कौन सा? माल्टोज, इसके अंत में जो एज जोड़ दिया तो माल्टेज। वसा या जो लिपिड है उस पर क्रिया करने वाला एंजाइम हो जाएगा इसी प्रकार लाइपेज। प्रोटीन है, उस प्रोटीन पर क्रिया करने वाला एंजाइम हो जाएगा प्रोटीएज, ठीक है। सेकंड देखो दूसरा नियम, दूसरा नियम है सेकेंड नियम दूसरा, एंजाइम जिस क्रिया को या अभिक्रिया को, एंजाइम जिस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, उस क्रिया के अंत में एज जोड़ देते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे
समावयवीकरण। तो समावयवीकरण की क्रिया हो रही है, तो उस क्रिया के अंत में ए जोड़ दिया तो हो जाएगा आइसोमरेज हाइड्रोजन हटाने की क्रिया और डिहाइड्रोजनेज में ऑक्सीकरण की क्रिया तो ऑक्सीडेज कार्बोक्सिलीकरण की क्रिया कार्बोक्सिलेज। तो देखिएगा बेटा, दूसरा नियम हमने बताया कि एंजाइम जिस प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं उस अभिक्रिया के अंत में एक शब्द जोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे देखें, समावयवीकरण की क्रिया हो रही है और समावयवीकरण को बोलते हैं आइसोमराइजेशन। तो यहाँ पर इस समावयवीकरण की क्रिया के अंत में एक शब्द जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आइसोमरेज। हाइड्रोजन को हटाने की क्रिया डिहाइड्रोजनेशन कहलाती है, उसके अंत में एक शब्द जोड़ देंगे तो डिहाइड्रोजिनेज। तो हाइड्रोजन हटाने की क्रिया में प्रयुक्त एंजाइम हो जाएगा डिहाइड्रोजिनेज। इसी प्रकार ऑक्सीकरण की क्रिया ऑक्सीडेशन कहलाती है, उस ऑक्सीडेशन के अंत में एक शब्द जोड़ देंगे तो ऑक्सीडेज। तो यहाँ देखो कार्बोक्सिलीकरण की क्रिया हो रही है, तो कार्बोक्सिलीकरण की क्रिया हो रही है, तो कार्बोक्सिलीकरण की क्रिया के अंत में एक शब्द जोड़ देंगे तो एंजाइम हो जाएगा कार्बोक्सिलेज। तो यहाँ पर जिस प्रकार की अभिक्रिया को एंजाइम उत्प्रेरित करते हैं उस क्रिया के अंत में एक शब्द जोड़ देते हैं। थर्ड नियम है तीसरा, एंजाइम जिस क्रियाधार का जल गठन करता है उसके अंत में लाइटिक जोड़ देखो, एंजाइम जिस क्रियाधार का जलपठन करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो जिस क्रियाधार का जलपठन करते हैं उसके अंत में लाइटिक शब्द जोड़ देते हैं। जैसे प्रोटीन का जलपठन होगा
एंजाइम हो जाएगा प्रोटियोलाइटिक। लिपिड का जब गठन होगा तो लिपोलाइटिक। तो एंजाइम जिसे क्रियाधार का जल गठन करता है उसके अंत में लैक्टिक शब्द जोड़ दिया जाता है। चौथा नियम है कुछ एंजाइमों के नामकरण, कुछ एंजाइमों के नाम वही चले आ रहे हैं जो पुराने व परंपरागत थे। जैसे रेनिन, पेप्सिन। यहाँ देखो बेटा, हमने नेक्स्ट नियम बताया कि कुछ एंजाइमों के जो नाम है वही चले आ रहे हैं जो पुराने और कैसे थे, परंपरागत थे, अर्थात उनमें कोई बदलाव नहीं है। यहाँ देखो जो रेनिन है, पेप्सिन है, ये एंजाइम है, लेकिन इनके अंत में कहीं भी एज शब्द नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या थे, पुराने नाम थे इनके, तो आज भी इनको उन्हीं नाम से स्वीकारा जाता है। तो रेनिन पेप्सिन के नाम पुराने व परंपरागत हैं। नेक्स्ट, उत्पत्ति स्रोत के आधार पर। जैसे अंजीर, फाइकस, से प्राप्त एंजाइम रेग्राफेसिन, पपीते से प्राप्त एंजाइम रहेगा। देखो अगला नियम है उत्पत्ति स्रोत के आधार पर, अर्थात जो एंजाइम है इन एंजाइमों को जिस स्रोत से प्राप्त किया जाता है उसके आधार पर जो एंजाइम है उनका नामकरण कर दिया जाता है। जैसे अंजीर को बोलते हैं फाइकस, ठीक है, तो अंजीर या फाइकस से प्राप्त एंजाइम फाइसिन। इसी प्रकार जो पपीता है, जैसे पपीते से प्राप्त एंजाइम को पेपेन नाम दिया गया है। तो ये किसके आधार पर है, उत्पत्ति स्रोत के आधार पर कि जो एंजाइम है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है, उसके आधार पर उनका नामकरण कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखो, एंजाइमों के नामकरण का नेक्स्ट नियम है 6, एंजाइमों का नाम क्रियाधार व अभिक्रिया की प्रकृति दोनों के आधार पर
किया जाता है। जैसे L-glutamate dehydrogenase, यहाँ पर L-glutamate तो हो गया क्रिया था, और dehydrogenase हो गया देखिएगा। नेक्स्ट नियम है कि एंजाइमों का नाम क्रियाधार और अभिक्रिया की प्रकृति दोनों के आधार पर किया जाता है कि जो अभिक्रिया, उस अभिक्रिया में क्रियाधार कौन सा प्रयुक्त हो रहा है और उस अभिक्रिया की नेचर कौन सी है, अर्थात उस अभिक्रिया में कौन सी क्रिया हो रही है। उन दोनों के आधार पर भी एंजाइमों का नामकरण कर दिया जाता है। जैसे देखो एक एंजाइम है बेटा L-ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज, तो ये जो L-ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है इसका जो नामकरण किया गया है, तो यहाँ पर देखो L-ग्लूटामेट तो क्या है बेटा, क्रियाधार है। हमने कहा क्रियाधार के आधार पर है, L-ग्लूटामेट तो हो गया क्रियाधार, और यहाँ पर जो डिहाइड्रोजनेज है, अभी हमने पढ़ा डिहाइड्रोजनेज एंजाइम हाइड्रोजन हटाने की क्रिया करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया की प्रकृति हो गई हाइड्रोजन हटाने की, तो ये जो डिहाइड्रोजनेज शब्द है वो अभिक्रिया की प्रकृति को प्रदर्शित करता है, अर्थात यहाँ पर अभिक्रिया कौन सी हो रही है, हाइड्रोजन को हटाने की। इसका मतलब L-ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम ग्लूटामिक L-ग्लूटामिक अमीनो अम्ल है, उस पर जो क्रिया करेगा और क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटाने की क्रिया करेगा। तो एंजाइमों का नामकरण क्रियाधार व अभिक्रिया की प्रकृति दोनों के आधार पर भी किया जाता है। तो ये था बेटा एंजाइमों के नामकरण के कुछ नियम। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू बेटा।